जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेंग चुआन और वांग बायू के दरमियान एक जबरदस्त फाइट हुई, जिसमें मेंग चुआन के हाथों वांग बायू की मौत हो चुकी थी। लेकिन मरने के बावजूद भी वो बंदा अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए मेंग चुआन को एग्जीक्यूशनर के हाथों मारना चाहता था। हालांकि यानजिन ने समय रहते अपने दोस्त को बचा लिया। वेल, इस ट्रायल के पहले राउंड के क्लियर होने से सिटी लॉर्ड जनरल के साथ शतरंज की पहली बाजी हार चुका था और जीत की खुशी में जनरल ने सिटी लॉर्ड से उसका कान छीन लिया, जो कि जनरल की काफी ज्यादा ब्रूटल मूव थी। वहीं पर मेंग चुआन के प्रिमोर्डियल स्पिरिट के हाथ एक ऐसा ट्रेजर लगा जिसे मास्टर करने से मेंग चुआन की थंडर पावर वापस आ सकती थी। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मेंग चुआन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहां पर मेंग चुआन उस ट्रेजर को देखकर ज़ैंग शेन से कह रहा था कि शायद ये तो ट्रेजर सितारों से यहाँ आया है। मेरे ख्याल से ये स्टार से यहाँ गिर गया होगा। जिस पर ज़ैंग शेन कहते ना, ये गिरा नहीं बल्कि इसे चुराया गया था। जो सुनकर मेंग चुआन काफी ज्यादा चौंक गया। ज़ैंग शेन कहते तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये एक कमाल का इनहेरिटेंस है जो कि हमारे काफी ज्यादा काम आएगा। तो मेंग चुआन ज़ैंग शेन से पूछने लगा कि आखिर तुम इस लेगेसी का यूज कैसे करने वाले हो, जिस पर वो जवाब देते हुए कहने लगा कि एक डिवाइन ट्रेजर है और इसी का यूज करके हम तुम्हारी बॉडी को प्यूरिफाई करेंगे, जिससे तुम्हारी डिवाइन फाउंडेशन दोबारा से एक्टिवेट हो सकती है। जो सुनते ही मेंग चुआन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो कहने लगा कि फिलहाल मेरे पास बॉडी रिफाइनमेंट की टेक्निक है जो कि यहाँ के जीनियस डिसाइपल्स को हराने के लिए काफी नहीं होगी। अगर मेरे पास थंडर की पावर वापस आ जाए तो फिर मैं उनका अच्छे से मुकाबला कर सकता हूँ। जिस पर ज़ैंग शेन कहता है कि इस इनहेरिटेंस को समझने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक तुम मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। अगर थंडर पावर हासिल करना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। इसलिए मेंग चुआन तुरंत ही अपनी माइंड स्पेस से बाहर आ गया और तभी इन लोगों की नजर पड़ी फुटबॉल जैसे दिखने वाले पावरफुल आर्टिफैक्ट पर। एक जीनियस इसी ट्रेजर का यूज करते हुए एक डिसाइपल पर अटैक कर रहा था। वेल, इस बंदे का नाम है यान शिटोंग। वो बड़े ही स्टाइल के साथ अपने ट्रेजर बॉल पर हिट करते हुए उस बंदे पर हमले करने लगा, जिससे वो बंदा घायल होकर घुटनों पर आ गया था। अब यान शिटोंग एक बार फिर से उस बंदे पर जबरदस्त अटैक करने वाला था, मगर तभी वो बंदा कहता है कि यंग मास्टर प्लीज रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। तो यान शिटोंग उसकी बात सुनकर रुक गया। वो कहता है देखो, अगर तुम्हें फुटबॉल खेलना नहीं आता तो मुझे बता दो, मैं तुम पर कोई अटैक नहीं करने वाला। जिस पर वो बंदा कहता है यंग मास्टर मैं जानता हूँ फुटबॉल कैसे खेला जाता है, बस मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। यान शिटोंग कहता है कि ना, तुम्हें खेलना नहीं आता, अब तुम भाड़ में जाओ। मगर तभी वो बंदा उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि मेरा ब्रेक खत्म हो गया, अब मुझे एक बार फिर से आपके साथ ये गेम ट्राई करना है। अब वहाँ मौजूद डिसाइपल उस बंदे की हालत देखकर कहने लगे कि अगर अगले अटैक में मारा नहीं भी गया तो हमेशा के लिए अपाहिज तो जरूर होगा। वो लोग उसे बता रहे थे कि भाई यान फैमिली से पंगे मत ले, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहीं पर यान शिटोंग उस बंदे की बहादुरी देखकर कहने लगा कि अगर तुम मेरे इस शॉट को हैंडल कर पाए तो हम अच्छे दोस्त बनेंगे। जिसके बाद यान शिटोंग उस बॉल को बड़ी स्टाइल में हवा में उछाल देता है और फिर उससे भी कूल अंदाज में उसने उस बॉल पर किक मार दी थी। अब वो बॉल बड़ी तेजी से उस बंदे की तरफ आगे बढ़ने लगा। यान शिटोंग ने इस मूव में अपनी सारी पावर का यूज किया था, जिससे वो बॉल एक मीटियोर जैसे उस बंदे की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस बॉल के भयानक रूप को देखकर ये बंदा काफी ज्यादा डर चुका था। वो कहता है कि आज तो मैं जरूर से मरूंगा। अब इससे पहले कि वो बॉल उस बंदे पर हिट होकर उसकी जान ले ले, मेंग चुआन तूफान जैसे वहां आकर उस बॉल पर एक जोरदार लात जड़ देता है, जिससे वो बॉल दुगनी तेजी से यान शिटोंग के पास पहुंच गया। यान शिटोंग इस मूव से काफी ज्यादा सरप्राइज था। वहीं पर वो बंदा सोचता है अरे वाह, मैं तो जिंदा बच गया। अब अरीना के सभी लोग चर्चा करने लगे कि पता नहीं इतनी जोरदार लात किसने मारी होगी। मेंग चुआन ने वो अटैक इतने स्पीड के साथ किया था कि कोई उसे देख भी नहीं पाया। वहीं पर यान शिटोंग उस बॉल को अपने पाँव के नीचे लेकर इधर उधर देखने लगा और तभी उसकी नजर पड़ी मेंग चुआन पर। वो स्माइल करते हुए खुद से ही कहने लगा कि इंटरेस्टिंग, तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। अब मेंग चुआन और यानजिन मार्केट में पहुंच चुके थे। मेंग चुआन कहता है कि वो बंदा तो काफी अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, मैंने तो एक लंबे अरसे से फुटबॉल खेलना बंद कर दिया, वरना उसे काफी तगड़ी टक्कर देता। मैं बचपन में यही गेम सबसे ज्यादा पसंद करता था। तभी यानजिन उससे पूछता है कि क्या तुम उस बंदे का नाम भी जानते हो जिसके साथ तुम्हें फुटबॉल खेलना है? देखो मेंग चुआन, हम यानहुआ सिटी में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। उस बंदे का नाम है यान शिटोंग और वो बंदा महज 12 साल की उम्र में ही इस सिटी का टॉप जीनियस बन गया। जिस पर मेंग चुआन कहता है अगर ऐसी बात है तो हमने उससे दोस्ती बढ़ा लेनी चाहिए। तो यानजिन कहते ना, अब तो ये पॉसिबल नहीं, तुमने यहाँ आते ही उसकी
भाई को पीट दिया और अब तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। मुझे नहीं लगता वो बंदा तुम्हें घास भी डालेगा। ये सुनकर मिंग चुआन काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है मैं तो उसके भाई को जानता भी नहीं। तो यानजिन कहता है मैं उसी बंदे की बात कर रहा हूँ जिसको तुमने यहाँ आते ही आसमान की सैर करने भेज दिया था, और वो भी बस एक ही अटैक में। जिस पर मिंग चुआन कहते अच्छा वो बंदा, हाँ अभी मुझे याद आया। तो यानजिन उसे बताने लगा कि यान फैमिली काफी ज्यादा खतरनाक है। इसमें से एक है किंग ऑफ यान फायर, दूसरा है किंग ऑफ वेस्टर्न सी, और एक है साउथ सी का पावरफुल योद्धा जिसे यहाँ के लोग नान युनहाओ के नाम से जानते हैं। ये ग्रेट जाओ डायनेस्टी की सबसे पावरफुल फैमिली मानी जाती है। साथ ही इन्हें फर्स्ट नोबल फैमिली का भी टाइटल मिला। उस दिन तुमने जिस बंदे को पीटा था वो साउथ सी के वॉरियर का बेटा है। तो अब यान फैमिली तुम्हें आसानी से माफ नहीं करेगी। मिंग चुआन समझ जाता है कि ये सब उस चुआन का ही प्लान था। यानजिन कहता है कि हम दोनों मिलकर भी इन लोगों को हैंडल नहीं कर सकते। मिंग चुआन कहने लगा शायद तुम्हें लगता है कि हमें मदद की जरूरत है। जिस पर वो कहते हैं हाँ, मगर अब लिन क्यू हमारा साथ नहीं दे सकती क्योंकि वो अब यहाँ की एग्जामिनर बन चुकी है। तो मिंग चुआन कहते हैं ठीक है, हम भी उससे मदद नहीं मांगेंगे, बल्कि यहाँ पर हमारी मदद कोई और करेगा। तो यानजिन उसे सरप्राइज होकर पूछने लगा कि क्या तुम यहाँ पर किसी को जानते हो? जिस पर मिंग चुआन कहता है कि उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहला हमें आराम करने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी। अब थोड़ी दूरी पर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि काफी सारे डिसाइपल चुयांग के घर के सामने जमा हुए हैं। वो उसे बाहर आकर उसकी स्किल्स दिखाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। मिंग चुआन कहने लगा कि यहाँ के लोग तो काफी ज्यादा अजीब है, इन्हीं की वजह से यहाँ के पावरफुल कल्टीवेटर और ज्यादा घमंडी बन गए। जिस पर यानजिन कहता है कोई नहीं, कुछ ही दिनों में तुम्हें इनकी आदत हो जाएगी। मिंग चुआन कहता है कि यहाँ पर आराम करने के लिए हमें एक भी शांत जगह नहीं मिलने वाली, और उतने में ही उनकी नजर पड़ी शाओ पर, जो कि अपने आलसी घोड़े ओनो को उठाने की कोशिश कर रहा था। मगर वो घोड़ा तो गधे से भी ज्यादा आलसी था, जो बेचारे शाओ की एक नहीं सुनता। मगर मिंग चुआन के सामने उस घोड़े की एक नहीं चलने वाली। अब हमें मंगोलिया स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है। शाओई ने बता रहा था कि ये जगह एक अंडरग्राउंड है जिसने आज तक सूरज की एक किरण भी नहीं देखी, और इसी वजह से इसे स्लीपलेस सिटी भी कहा जाता है। मिंग चुआन देखता है कि उस सिटी में काफी ज्यादा चहल पहल है। वो कह रहा था कि मुझे लगा ही नहीं कि यानहुआ माउंटेन में ऐसी खूबसूरत सिटी भी होगी। जिस पर शाओ बताता है कि ये जगह एक शेल्टर है, यहाँ पर दूसरे रीजन के भागे हुए लोग सहारा लेते हैं। यानहुआ सिटी का पहला लॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा बंदा था, उसने कभी इन लोगों को परेशान नहीं किया, बल्कि उसी ने इन लोगों को यहाँ पर रहने की परमिशन दी थी। और इसी तरह से मंगोलिया स्ट्रीट का जन्म हुआ, जो कि हजारों बेसहारा लोगों का घर बन गया। शाओ को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यानजिन और मिंग चुआन ऐसी जगह पर रुकेंगे, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड इस जगह से बिल्कुल मैच नहीं होता। तो मिंग चुआन से कहते हैं बच्चे, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम तुम्हारे घर रहना चाहेंगे। तब तक यानजिन शाओ के लिए कैंडिड हॉर्स लेकर आया था, मगर मिंग चुआन ने उसे छीनकर खाना शुरू कर दिया। अब ये लोग ऐसी ही मस्ती करते हुए शाओ के घर पहुंच गए। शाओ कहने लगा देखो यहाँ पर ओनो और मेरे अलावा कोई नहीं रहता, तो आज से तुम्हारा भी घर हुआ। अब उन दोनों के वहाँ आते ही शाओ ने उन्हें गर्मा गर्म चाय दी। वो कह रहा था कि मेरे यहाँ पर कभी विजिटर्स नहीं आते, इसीलिए मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है। जिस पर मिंग चुआन कहता है कि तुम यहाँ पर हमें रहने दे रहे हो, यही तुम्हारा हम पर एहसान है। यानजिन को भी ये जगह काफी ज्यादा पसंद आई थी। वो कहता है कि ये तो हद से ज्यादा खूबसूरत है। अब यानजिन और मिंग चुआन कल्टीवेट करने लगे और शाओ इनके लिए डिनर पकाने लगा। मिंग चुआन को एक बार फिर से वही डोर नजर आया जिसके सामने एक झील थी। वेले उसकी बॉडी रिफाइनमेंट की 5वीं स्टेज थी, अगर वो इसे क्रॉस कर पाया तो 6ठे लेवल पर पहुंच जाएगा। मगर 6ठे लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए ट्रेनिंग कैसे की जाए इसका मिंग चुआन को कोई आइडिया नहीं था। वो कहता है कि बॉडी रिफाइनमेंट के मैनुअल में बस एक ही फ्रेज लिखी थी, नो ब्रेकिंग नो मेकिंग, यानी कि जब तक तुम खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। अब उस दरवाजे को ओपन करके उसके अंदर दाखिल हो गया। वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईवल ऑरा रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ मिंग चुआन को एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ने ट्रैप कर दिया, जिसकी वजह से मिंग चुआन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसके सामने ढेर सारी सीढ़ियाँ थी, मगर उन पर क्लाइम करने की पावर मिंग चुआन में फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। और उसी वक्त एक गीली चीज ने मिंग चुआन को कल्टीवेशन से बाहर निकाला। वो देखता है कि शाओ का घोड़ा ओनो उसे बुरी तरह से चाट रहा है। वेल ये उस घोड़े का मिंग चुआन को परेशान करने का एक नया तरीका था। फिर कुछ ही पलों में हमें एक लात की आवाज आकर ओनो सीधा हवा में फ्लाई करता हुआ नजर आया। बेचारे ओनो की चीखें सुनकर शाओ तुरंत ही उसे संभालने भागने लगा। थोड़ी देर में हम देखते कि ओनो रोते हुए शाओ की गोद में लेटा हुआ था। वहीं पर शाओ मिंग चुआन को डांटता है। वो कहने लगा कि तुमने उसे जोरदार लात मार दी, तुम इस बेचारे के सिर पर इतनी जोरदार लात कैसे मार सकते हो? वो बेचारा तो तुम्हें बस किस कर रहा था। वहीं पर यानजिन भी मिंग चुआन को डांटने लगा। वो कहता है मिंग चुआन तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, बेचारे ओनो को मारने के बावजूद भी तुम उसके घर का खाना खा रहे हो। तो मिंग चुआन गुस्से में आकर यानजिन का भी स्वीट पोटैटो छीनकर खाने
खाने लगा। वो स्वीट पोटैटो काफी ज्यादा डिलीशियस थे। शाओ कहता है कि ये तो मेरे ओनो का सबसे फेवरेट खाना है। सर्दियों में तो हम इन्हीं पर गुजारा करते हैं। अब डिनर के बाद मिंगचॉन को छोड़कर ये सभी लोग आराम करने लगे। तभी शाओ यानजिन से पूछता है कि भाई तुम्हारा दोस्त उस खोपचे में क्या कर रहा है। तो यानजिन उसे बताने लगा कि मेरा दोस्त मिंगचॉन ड्राइंग में परफेक्ट है। तुम्हें लग रहा होगा कि वो एक वॉरियर है, मगर उसका रियल टैलेंट तो है ड्राइंग। इधर मिंगचॉन ने सभी जीनियस डिसाइपल्स के कार्टून निकाले थे। वो कह रहा था जीनियस लोग बस तुम देखते जाओ कैसे मैं तुम्हें हरा कर फेमस कर देता हूँ। और उसी वक्त मिंगचॉन को बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी, तो वो इन दोनों की तरफ शक की नजरों से देखने लगा। यानजिन कहता है ना मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। शाओ कहता है ना भाई मेरी तरफ तो देखो भी मत, मैं ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं करता। और तभी मिंगचॉन की नजर पड़ी ओनो पर, जो अपनी पूंछ उठाकर मिंगचॉन के मुंह पर गर्म हवा छोड़ रहा था। इसलिए अब मिंगचॉन ने खामोशी से जाकर अपनी सोड उठा ली, मगर इससे पहले कि मिंगचॉन उसका खून करे इन दोनों ने उसे पकड़ लिया। मिंगचॉन उस घोड़े को गधा बोल के गालियां देने लगा। वो कहता है जब से मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा है। वो इन दोनों से कह रहा था कि जल्दी मुझे छोड़ दो, आज मैं इस गधे का खून कर दूंगा। जो सुनकर शाह उसे कहने लगा कि वो गधा नहीं बल्कि घोड़ा है, अगर उसे गालियां देनी है तो सही से दो, मैं मेरे घोड़े की बेइज्जती बिल्कुल भी सहन नहीं करने वाला। वहीं दूसरी तरफ हमें यान फैमिली का यंग मास्टर दिखाया गया, जिसके मुंह पर कई सारी पट्टियां बंधी हुई थी। वो कहता है मैं उस कमीने मिंगचॉन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरा एक पाँव तोड़ा लेकिन मैं उसके सारे पाँव तोड़ दूंगा। अब उसका गुस्सा देखकर उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। वो कह रही थी मेरे लाल तुम काफी ज्यादा घायल हो, इसलिए तुमने इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम तो बस आराम से दवाई पीकर ठीक हो जाओ। लेकिन यंग मास्टर ने अपनी माँ के सामने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो कह रहा था माँ तुम ये दवाई खिलाने की बजाय मेरा बदला लो। जिस पर वो कहती कि तुम्हारी वजह से हमारी यान फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उस जाहिल लड़के के एक ही पंच ने तुम्हारे अंजर पिंजर ढीले कर दिए, मगर फिर भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ, चलो अब जल्दी से ये दवा पी लो। लेकिन यंग मास्टर ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। वो कह रहा था कि मुझे आपकी कोई दवा नहीं पीनी, एक काम करो आप मुझे मरने दो, वैसे भी इस घर में मेरी किसी को फिक्र नहीं, मैं यान फैमिली का मेंबर हूँ, मगर फिर भी एक गहरा बंदा मुझे पीट कर चला गया और आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। खैर अब मुझे भी इस यान फैमिली में नहीं रहना, ये लो आपका एम्यूलेट। और उसी वक्त यंग मास्टर की माँ उस पर चिल्लाती कि एकदम खामोश हो जाओ। उसकी अजीब सी पावर ने यंग मास्टर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया था। वहाँ पर एक भूत बन के खड़ा था। तभी उसकी माँ कहती चलो ये मेडिसिन पी लो। साथ ही उसने यंग मास्टर को रिलीज भी कर दिया था, जिसके बाद वो अपने सर्वेंट को हुक्म देती कि जल्दी से यान कुआन को यहाँ बुला लाओ। इधर मिंगचॉन और यानजिन भी वापस टाउन में पहुँच गए। मिंगचॉन तो अभी भी अपने कपड़ों को सूंघ रहा था कि कहीं उससे ओनो की बदबू न आए। यानजिन उससे पूछ रहा था कि बताओ मिंगचॉन अब आगे हमारा क्या प्लान है, जिस पर वो कहता है कि अब हमें मदद चाहिए। दरअसल कुछ ही महीनों पहले मिंगचॉन के मास्टर लिनबाई ने उसे एक टोकन दिया था। उन्होंने मिंगचॉन को बताया था कि यानहुआ माउंटेन में एक लेडी है जिसे टोकन दिखाने के बाद वो तुम्हारी मदद करेगी। उसे 30th आंटी के नाम से भी जाना जाता है और वो एक शॉपकीपर है। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक बॉडी बिल्डर बंदे ने इनका रास्ता रोक लिया। वो एकदम घुर्राते हुए कहने लगा कि यंग मास्टर मिंगचॉन, हमारी यान फैमिली ने तुम्हें मिलने बुलाया है। वेल ये एक बॉडी रिफाइनमेंट का कल्टीवेटर है और इसी का नाम था यान कुआन, जो कि यान फैमिली का वफादार है। इधर यानजिन तो अपनी तलवार निकाल कर उसके साथ फाइट करने की फिराक में था, मगर तभी मिंगचॉन उसे रोक लेता है। साथ ही साथ यान कुआन भी अपनी फाउंडेशन टेक्निक का यूज करते हुए इन लोगों को शो करने लगा कि वो भी किसी से कम नहीं है। वहीं पर मिंगचॉन यान कुआन से कह रहा था कि ये बात जानकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि ग्रेट जाओ डायनेस्टी की सबसे पावरफुल नोबल फैमिली के लोग भी बॉडी रिफाइनमेंट की प्रैक्टिस करते हैं। जिस पर यान कुआन कहने लगा कि बॉडी रिफाइनमेंट में मैं तुम्हारा बाप हूँ, मगर फिर भी तुम मुझे सीनियर ब्रदर बुला सकते हो। मिंगचॉन अगर सच बताओ तो मुझे ये बॉडी रिफाइनमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर उस जिनियो की वजह से मुझे ये पाथ चुननी पड़ी। अब मिंगचॉन यानजिन के हाथ में लिनबाई का टोकन थमाते हुए कहने लगा कि तुम इस औरत को ढूंढो, तब तक मैं यान फैमिली से मिल के आता हूँ। यानजिन उससे कहता है क्या तुम श्योर हो, जिस पर वो कहता है 100% श्योर हूँ। अब यानजिन तो मिंगचॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, मगर उस औरत को ढूंढना भी जरूरी है, इसलिए यानजिन तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। अब मिंगचॉन कहते हैं चलो सीनियर ब्रदर, मैं भी यान फैमिली से मिलने के लिए बेताब हूँ। वही दूसरी तरफ चुयांग सिटी लॉर्ड से मिलने पहुंच चुका था। सिटी लॉर्ड कह रहा था यंग मास्टर चुयांग, पहला राउंड तो हम बुरी तरह से हार गए। जिस पर वो कहते हैं हाँ मैंने उस मिंगचॉन को कमजोर समझने की गलती कर दी। वांग बायू काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर वो भी उसे हरा नहीं पाया। उस मिंगचॉन ने मुझे इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया कि बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक भी काफी ज्यादा यूनिक है। मिंगचॉन मेरी
उम्मीद से भी ज्यादा टफ निकला। इसी दरमियान हमें जिनियो के मास्टर की प्रैक्टिस दिखाई जाती है। वो बंदा बड़ी बड़ी जंजीरों की मदद से एक हेवी पिलर को उठा रहा था। इधर सिटी लॉर्ड कह रहा था कि हाँ, तुमने एकदम सही कहा, ये बॉडी रिफाइनमेंट के लोग किसी जल्लाद से कम नहीं। वेल, सिटी लॉर्ड ने भी अपना एक कान खोया, जिस वजह से वो समझ चुका था कि बॉडी रिफाइनर कितने ज्यादा खतरनाक है। वो चुयांग से पूछता है, बताओ फिर मेंग चुआन को कैसे हराया जाए। जिस पर वो कहता है, लॉर्ड, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक लोहे को बस लोहा काटता है। अगर मेंग चुआन पावरफुल है तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है यान फैमिली की लेडी। तो अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेंग चुआन की यान फैमिली के साथ मीटिंग भी प्लान की गई थी और इसके पीछे भी चुयांग और सिटी लॉर्ड है। मेंग चुआन यान रेसिडेंस में पाव रखते ही वहाँ का हर एक बंदा उसे घूर रहा था, मानो मेंग चुआन कोई शेर हो और वो सब उसके शिकारी। मेंग चुआन समझ चुका था कि यहाँ उसकी काफी अच्छी खातिरदारी होने वाली है और तभी एक बंदा मेंग चुआन की स्वॉर्ड छीन लेता है। वो कह रहा था कि हमारी लेडी के सामने तुम कोई वेपन लेके नहीं जा सकते, वापिस जाते वक्त तुम्हें तलवार कलेक्ट करना, हाँ अगर वापिस जा पाए तो। अब यान क्वान उस लेडी को ग्रीट करते हुए कहने लगा कि देखिए मेंग चुआन यहाँ पर आ चुका है। तो बंदी मेंग चुआन के पास जाकर उसे गौर से देखने लगी। अब वो एकदम प्यार से मेंग चुआन की गाल को टच करने वाली थी, लेकिन वो तुरंत ही पीछे हटकर उसकी इंसल्ट कर देता है। अब लेडी उससे थोड़ा दूर जाकर कहने लगी कि मेंग चुआन चलो मुझ पर अटैक करो। ये सुनकर मेंग चुआन काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो सोचता है कि आखिर ये औरत मुझे इस पर अटैक करने के लिए क्यों बोल रही है, और उसी वक्त वो बंदी अपनी पावर्स का यूज करते हुए मेंग चुआन को हिट करने का हुक्म देती है। मेंग चुआन तो एक ही सेकंड में उसके कंट्रोल में चला गया, जिसके बाद वो एक लंबी छलांग लगाते हुए सीधा उसके पास पहुंच चुका था। मगर वो बंदी मेंग चुआन का हाथ पकड़कर उसकी धुलाई करना शुरू कर देती है। उसने एक ही सेकंड में मेंग चुआन को काफी दूर ढकेल दिया था। मेंग चुआन काफी कंफ्यूज होकर सोचने लगा कि मेरा तो इस पर अटैक करने का कोई प्लान नहीं था, फिर मैंने इस पर हमला क्यों किया। और उसी वक्त लेडी जिनशी ने उसे एक और हुक्म दिया कि जल्दी से उठकर मुझ पर एक जोरदार अटैक करो। तो मेंग चुआन ना चाहते हुए भी दोबारा से उस पर अटैक करने चला गया। अब उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। मेंग चुआन तो उस बंदी की अजीब सी फाउंडेशन पावर को देखकर ही परेशान था और उतने में ही उसने लेडी जिनशी के मुंह पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिससे वो अब काफी ज्यादा भड़क चुकी थी। तो उसने गुस्से में आकर एक बार फिर से मेंग चुआन को काफी पीछे ढकेल दिया। अब लेडी जिनशी बड़े ही कूल अंदाज में अपने कपड़े उतारते हुए कहने लगी कि शायद तुम्हारी दोस्त जिनियो तुम्हें बताना भूल गई कि मैंने भी बॉडी रिफाइनमेंट की काफी अच्छी प्रैक्टिस की है। छठे लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए मैंने ढेर सारी मार खाई। वेल, इतनी मेहनत करने के बाद ही मैं किलिंग कसाया फॉर्म को एक्टिवेट कर पाई। मेंग चुआन ने तो किलिंग कसाया ये नाम ही पहली बार सुना था। जिनशी कहती, मेंग चुआन आज मैं तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा गर्म करने वाली हूँ। जिसके बाद वो कूल अंदाज में मेंग चुआन को किलिंग कसाया फॉर्म शो करती है, जो कि दिखने में हूबहू बिच्छू जैसा था। और अब जिनशी उसी स्कॉर्पियन पोज का यूज करते हुए मेंग चुआन पर अटैक करना शुरू कर देती है। उसने मेंग चुआन पर बहुत ही जबरदस्त किक हिट की थी, जिसे देखते ही मेंग चुआन सोचने लगा कि इस बंदी का किलिंग इंटेंट तो मुझसे काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब वो उसके साथ फाइट करते हुए उसके किलिंग इंटेंट को काफी अच्छे से समझने लगा। उसका किलिंग इंटेंट बहुत ही ज्यादा भयानक और सॉलिड था। यान क्वान कह रहा था कि किलिंग इंटेंट को इस तरह से स्टेबलाइज करो कि वो तुम्हारी बॉडी पर किसी कपड़े जैसा चिपक जाए, एक ऐसा कपड़ा जिसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इससे तुम्हारे अटैक काफी ज्यादा फियर्स होंगे, साथ ही साथ तुम्हारा डिफेंस भी तगड़ा हो जाएगा। और ये सारी क्वालिटीज बस एक ही मूव में है, जिसका नाम है किलिंग कसाया। ये एबिलिटी बस उसी बंदे को मिल सकती है जो बॉडी रिफाइनमेंट की छठे लेवल पर पहुंच पाए। मेंग चुआन 5वीं लेवल पर होके भी उस बंदी का काफी अच्छे से सामना कर रहा था, मगर वो बंदी छठे लेवल पर होने की वजह से मेंग चुआन को आसानी से क्रश कर सकती थी। उसने अपने पाँव में मेंग चुआन को लपेटकर सीधा उसे आसमान की सैर करने भेज दिया। मेंग चुआन के नीचे आते ही उस पर जोरदार अटैक करके उसे दोबारा से हवा में फेंकने लगी। उसने कई सारी लातें मार मार के मेंग चुआन की हालत खराब कर दी थी। मेंग चुआन अपनी पूरी जिंदगी में एक लड़की के हाथों इतना बुरा कभी नहीं पीटा था जितना कि लेडी जिनशी ने उसे कूट दिया। वो अब एकदम बेजान सा होकर नीचे गिर चुका था। तो जिनशी अपनी स्कॉर्पियन पोज में आकर उससे कहने लगी कि मेंग चुआन अभी तक मेरा दिल भरा ही नहीं, प्लीज उठ जाओ ना, मुझे तुम्हारी और धुलाई करनी है। और उसी वक्त मेंग चुआन जैसे तैसे उठने की कोशिश करने लगा, जो देखकर वहाँ मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहता है, क्या था तुम्हारी मूव का नाम किलिंग कसाया? क्यों, सही कहा ना? जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके बॉडी रिफाइनिंग के उसी रूल को याद करता है, जिसका नाम था नो ब्रेकिंग नो मेकिंग। वो अब बॉडी रिफाइनमेंट के पुल में आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि पहला तोड़ो और फिर उसी को जोड़ो। इधर जिनशी ने गुस्से में आकर मेंग चुआन के मुंह पर एक जोरदार लात मार दी थी, मगर मेंग चुआन बिल्कुल भी उसकी मूव को डॉज नहीं करता। वो तो चुपचाप से उसकी मार खा रहा था। जिनशी की मार उसे ब्रेक कर रही थी, और यही तो बॉडी रिफाइनमेंट का रूल है, पहले तुम्हें इसमें ब्रेक होना पड़ता है। अब मेंग चुआन उन सीढ़ियों से
आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि इस टेक्निक का दूसरा नाम होना चाहिए मार खाओ। उसी वक्त मिंगचुआन की बॉडी से एक अलग ही ऑरा रिलीज होने लगी। वेल ये कोई मामूली से ऑरा नहीं बल्कि ये किलिंग कसाया थी। यान कुआन तो ये देखकर ही हैरान हो गया कि मिंगचुआन ने किलिंग कसाया को एक्टिवेट किया। यान कुआन से ज्यादा हैरान तो जिनशी थी। वो कहने लगी इस बच्चे ने तो कुछ ही मिनटों में किलिंग कसाया को मास्टर कर लिया। जिस टेक्निक को सीखने में मुझे 6 महीने लगे थे ये बंदा मेरी 2-4 लाते खा के ही सीख गया। वो हंसते हुए कहने लगी कि वाह क्या बात है बच्चे, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। अब इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जिस पर मिंगचुआन बड़े कूल अंदाज में उससे कहने लगा कि हाँ और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे खत्म कर दो। वेल मिंगचुआन के स्टाइल में इसे बोला जाता है मारो या फिर मरो। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।